नमस्कार सभी एएनएम बहनों को। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी, आशा होम्योपैथिक क्लिनिक खुर्जा जनपद बुलंदशहर से। और जो आपका यूपी SSSC के द्वारा महिला स्वास्थ्यकर्ता की पोस्ट जो वैकेंसी आई हुई है उसी के एग्ज़ाम के लिए ये हम आपके लिए कुछ वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जिससे कि आपकी कुछ तैयारी वीडियो के माध्यम से होती रहे। और जो खासकर एएनएम बहनें जो संविदा में कार्यरत हैं उनके लिए हमने ये वीडियो बनाई है, खासकर क्योंकि वो अपना समय दिन रात कोविड वैक्सीनेशन में और अन्य राजकीय कार्यों में दे रही हैं, तो उनके पास समय नहीं है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एएनएम बहनें, मेरा निवेदन है वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है इसमें से कुछ 10-15 सवाल आपके आ जाएँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे पूरी व्याख्या सहित। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, एक पूर्णकालीन नवजात शिशु की औसत सिर की परिधि यानी कि हेड सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। जो पूरे फुल टर्म पर जो बेबी पैदा होता है, डिलीवरी होती है, उसकी हेड की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है 33-35 सेंटीमीटर, 25 से 28 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन है 28 से 30 सेंटीमीटर, 30 से 33 सेंटीमीटर। तो देखिए, जो पूर्ण फुल टर्म बेबी होता है उसके जो हेड की सर्कमफ्रेंस होती है फुल टर्म की, वो 33 से 35 सेंटीमीटर की होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है। बायोपैथोलॉजिकल जो वेस्ट होती हैं तो कौन सा नहीं है। इसमें मानव अंग, रक्त और अन्य शारीरिक तरल मानव ऊतक। और अगला ऑप्शन है सॉइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग। तो पैथोलॉजिकल अपशिष्ट में सॉइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग नहीं आती हैं। और एक क्वेश्चन है, टिम्पैनिक झिल्ली का सामान्य रंग क्या है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारे कान में होती है, मिडल ईयर में होती है, और उस पर जो साउंड पड़ती है, ध्वनि पड़ती है, तो वाइब्रेशन होता है। तो इस झिल्ली का कलर कैसा होता है मेम्ब्रेन का। इसमें ऑप्शन में दिया गुलाबी, येलो अंबर, पर्ली ग्रे और लाल। तो इसका सही आंसर है पर्ली ग्रे। और एक क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको रिकेट्स कहते हैं, रिकेट्स बीमारी। तो इसमें ऑप्शन में जो दिया हुआ है, इसमें रात्रि अंधता यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस, ये विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी जो होता है वो विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी से होता है। एक है सूखा रोग यानी कि माल न्यूट्रिशन, और इसको हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और ये आप सभी को पता है कि ये प्रोटीन की कमी से होता है। और एक है रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया। आप जानते हैं कि एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से होता है। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला जो रोग है वो रिकेट्स है, जबकि इसमें ये ऑप्शन रिकेट्स का नहीं दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है, हड्डी के संक्रमण को क्या कहते हैं। हड्डी में जब इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ ओस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोमाइलाइटिस, ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस और ओस्टियोपोरोसिस। देखिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर है ओस्टियोमाइलाइटिस। हड्डी में जब संक्रमण हो जाता है इस स्थिति को ओस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। और ओस्टियोआर्थराइटिस जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये हमारी हड्डियों में जो जोड़ होते हैं, जोड़ों की सूजन को कहते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। और एक है ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस। तो ये हमारे जो हड्डी के टेंडेंस होते हैं उसमें जब सूजन होती है तो ये ओस्टियोकॉन्ड्राइटिस की कंडीशन कहते हैं। एक ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है कि कैल्शियम की कमी से या विटामिन डी की कमी से महिलाओं में एक स्थिति होती है जिसमें अस्थियाँ थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, भंगुर हो जाती हैं, क्योंकि उसमें जो हड्डियों में जो कैल्शियम होता है वो बॉडी से हड्डियों से निकलने लगता है। जो उनकी डेंसिटी होती है बोन्स की, वो कम हो जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, एक शरीर का तरल पदार्थ जो जोड़ में पाया जाता है क्या कहलाया जाता है। लिक्विड भरा रहता है जिससे हमारे जो जोड़ आपस में जब रगड़ करते हैं तो वो आसानी से मूवमेंट होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, कब्जे में ऑयल डाला जाता है ताकि वो आपस में कब्जा रगड़ नहीं खाए, फ्री मूवमेंट होता रहे, पेनलेस मूवमेंट होता रहे हड्डियों में, इसी के लिए ऑयल होता है। तो उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो जो और ऑप्शन है उसमें एमनेटिक फ्लूइड दिया हुआ है। एमनेटिक फ्लूइड जो होता है
आप सभी जानते हैं कि ये जो भ्रूण होता है, भ्रूण जो एक एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, उसमें गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड में होता है, तैरता रहता है। पेरिटोनियल द्रव होता है वो हमारे जो पूरा पेट होती है, पेरिटोनियल मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो लिक्विड होता है उसको पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हैं। एक सेरेब्रो स्पाइनल यानी कि CSF, ये हमारी जो बैकबोन होती है, इसमें स्पाइनल फ्लूइड में जो लिक्विड होता है उसको हम सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। दिमाग से लेकर पूरी हमारी पीछे जो बैकबोन होती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसमें ये लिक्विड होता है। तो ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके और क्वेश्चंस की भी तैयारी होती रहे, इससे अलग अगर कोई क्वेश्चन आते हैं। तो एक है तीव्र एनाफाइलेटिक्स रिएक्शन में मुख्य दवा दी जाती है, तो इसमें कौन सी दवा दी जाती है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें जो दवा दी जाती है एड्रिनल, आप चूँकि इंजेक्शन लगाते हैं, कोई दवा अगर सूट नहीं करती, एलर्जी हो जाती है, तो इसमें एनाफाइलेटिक इसमें एड्रिनेलिन दी जाती है। और अगला क्वेश्चन है, एक परिपक्व डिंब के विकास में शामिल प्रक्रिया क्या है? यानी कि जो ओवम बनता है, ओवम की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें हिंदी में दिए हुए हैं, अंडजनन, एक है निषेचन, एक है युग्मक जनन, एक है शुक्र जनन। तो हम आपको बता देते हैं। देखिए, अंडजनन यानी कि ओजेनेसिस, यानी कि जो ओवम बनता है उसको ओजेनेसिस बोलते हैं। एक निषेचन दिया हुआ, निषेचन आप जानते हैं फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। और एक है शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में स्पर्म के सिंथेसिस को, इसको हम जो विकास होता है इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। नंबर 11 बहुत अच्छा है, इसको समझिएगा। प्रसव के दौरान बच्चे के निकलने वाले हिस्से के सामने आंतरिक ओस के ऊपर स्थित भ्रूण की रक्त वाहिका को क्या कहता है? यानी कि जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा अगर इंटरनल ओस पर है और नीचे की तरफ है तो इस कंडीशन को प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। आप ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा प्रीविया। तो अगला क्वेश्चन है, गर्भनाल में होता है यानी कि प्लेसेंटा में क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, एक धमनी और एक नस, एक धमनी दो नस, दो धमनियाँ और एक नस, और दो धमनियाँ और दो नसें। तो इसका सही आंसर है दो धमनियाँ एक नस, यानी कि दो आर्टरीज होती हैं, एक वेन्स होती है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोंटेगोमेरी ग्रंथियाँ स्तन के किस भाग में होती है? तो इसमें जो ऑप्शन है इसमें दिया है निप्पल के बेस की तरफ, लोब्यूल की एल्वियोली, दूध वाहिनी का लेक्टिफेरस साइनस और लेक्टिफेरस डक्ट। तो निप्पल्स के जो बेस पर जो होता है, निप्पल का जो बेस होता है, इसमें ये मोंटेगोमेरी ग्रंथियाँ होती हैं। ये मिल्क प्रोडक्शन और ऑयल प्रोडक्शन का काम करती हैं, एक तरह का फैट प्रोडक्शन होता है। तो जो निप्पल्स के जो बेस होता है, काले वाले हिस्से में ये महीन महीन ग्रंथियाँ होती है, और प्रेगनेंसी के दौरान इनका भी साइज बढ़ जाता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा तत्व इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए बहुत आवश्यक है? इंसुलिन जो बनता है बॉडी में, पेंक्रियाज में, उसके लिए एक मिनरल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो कौन सा है? ऑप्शन में दिया हुआ है कोबाल्ट, कॉपर, क्रोमियम और मॉल्बिडेन। तो इसमें देखिए आंसर है क्रोमियम, सही आंसर है इसका क्रोमियम। और किसी को अगर घाव हो जाए, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित आहार में से कौन सा घाव भरने में बढ़ावा देता है? यानी कि चोट लग जाए तो वुंड हीलिंग में क्या फूड लेना चाहिए? तो ऑप्शन दिया हुआ है कम कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन, उच्च विटामिन सी। दूसरा ऑप्शन है आहार उच्च कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन और विटामिन सी। और तीसरा ऑप्शन है उच्च प्रोटीन, उच्च विटामिन ए और सी। अगला जो लास्ट ऑप्शन है पर्याप्त कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन डी और ई। तो देखिए बॉडी में हीलिंग होनी है तो एनर्जी भी चाहिए, साथ में साथ जो बॉडी यानी कि टिश्यू कोशिका का निर्माण करने में आप जानते हैं कि प्रोटीन, एनर्जी मिलेगी आपको कार्बोहाइड्रेट से, और प्रोटीन से क्या होगा? प्रोटीन से वहाँ नई कोशिकाएं डेवलप होंगी। तो और विटामिन सी जो होता है ये कोलेजन फाइबर्स यानी कि घाव बनने में बहुत सहायक होता है। तो उच्च आहार, कार्बोहाइड्रेट, उच्च प्रोटीन डाइट और विटामिन सी, सही आंसर है बी वाला, ये ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि, यानी कि
जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं ये हार्मोन बेस्ड होती हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन ये पूछा है कि गर्भ निरोधक की हार्मोनल विधि क्या है। तो आपने सभी जानते हैं कि आप ओरल पिल्स होती हैं, इसमें ओरल पिल्स कंटेन हार्मोन्स। और अगला क्वेश्चन है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तपेदिक रोधी दवा 8वीं कपालीय तंत्रिका को क्षतिग्रस्त कर सकती है। यानी कि जो टीबी की जो मेडिसिन होती हैं, एटीटी ट्रीटमेंट, हमारी जो 8th क्रेनियल नर्व होती है उसको डैमेज करती है, यानी कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट। ऑप्शन में आप जानते हैं कि आइसोनाइजेट और पैरामिनोसाइलिक एसिड, इथेम्ब्यूटाइल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आप जानते हैं एंटीबायोटिक जो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। और बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया से नहीं होता। काली खांसी, टाइफाइड, मलेरिया या उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी को पता है कि काली खांसी जो होती है, वोपिंग कफ, ये बैक्टीरिया से होती है। और टाइफाइड भी बैक्टीरिया से होता है। और मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोन से होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वायरस के विकास के लिए ब्रैकेट की आवश्यकता होती है। वायरस जो होता है ये देखिए जीवित कोशिकाओं में ही ये इसकी प्रक्रिया, यानी कि ये लाइव होता है। अगर ये जीवित कोशिका में नहीं है तो ये डेड पार्टिकल की तरह रहता है। जैसे ही एंट्री करता है लाइव कोशिका में तो इसमें जो भी जीवन की जो चक्र होता है वो चलने लगते हैं इसके। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हृदय के ऊपरी चैम्बर को क्या कहते हैं। हृदय का जो ऊपरी चैम्बर होता है, आप जानते हैं हृदय में 4 पार्ट होते हैं। ऊपर वाले जो पार्ट होते हैं वो एट्रियम कहलाते हैं, नीचे वाले पार्ट को वेंट्रिकल कहलाते हैं, हिंदी में अलिंद। और जो वेंट्रिकल होते हैं इनको हम निलय बोलते हैं। तो ऊपर वाले भाग को हम आर्ट्रियम यानी कि अलिंद बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, रक्त का क्या कार्य है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन की पूर्ति और वृद्धि कारकों को ले जाना। फिर क्वेश्चन नंबर जो आंसर है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रक्त का क्या कार्य है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन की आपूर्ति, वृद्धि कारकों को ले जाना। जो तीसरा ऑप्शन है, यानी कि ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। ब्लड जो होता है ये ऑक्सीजन को भी ले जाता है और जो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं उसको भी ले जाता है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है। दिल का दौरा, तो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, हृदय पर जीवाणु का हमला, हृदय गति का रुक जाना, हृदय में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, और अज्ञात कारणों से हृदय के कार्य में बाधा आना। तो सही आंसर है हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और ब्लड कैंसर को आमतौर पर इसके नाम से भी, ब्लड कैंसर जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन दिया हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ल्यूकेडर्मा, ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए ल्यूकेडर्मा एक बीमारी है स्किन की, जिसमें आदमी की त्वचा का रंग सफ़ेद हो जाता है, ठीक है। ल्यूकोडर्मा में क्या होता है कि वहाँ पर जो हमारी मिलेनिन पिगमेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। मिलेनोसाइट जो होती हैं मिलेनिन को पैदा करने वाली, वो डेड हो जाते हैं। ल्यूकेमिया इट्स ए ब्लड कैंसर, इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। हीमोफीलिया एक वंशानुगत बीमारी, आप सभी जानते हैं हीमोफीलिया। तो अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं कि शिशुओं को रोका जा सकता है। शिशुओं को रोका जा सकता है, यानी कि जो शिशु होते हैं, नवजात शिशुओं को किस प्रक्रिया से हम रोक सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, शिशु के जन्म में अंतर रखकर, प्रसव से पूर्व देखभाल द्वारा, पूरक पोषण द्वारा, टीकाकरण द्वारा। यानी कि बच्चा जन्म से पहले हो जा रहा है, टाइम से पहले हो जा रहा है, फुल टर्म बेबी ना होकर वो प्रीमेच्योर बेबी में हो जाए, तो प्रसव पूर्व देखभाल इसमें सही आंसर है कि प्रसव से ANC चेकअप द्वारा उसको हम मेंटेन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, इबोला क्या है। आप सभी ने इबोला वायरस सुना होगा, तो इबोला एक वायरस है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा यानी कि गोइटर, ये जो हमारी गले की ग्रंथि होती है ये मोटी हो जाती है। तो ये है निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो जाता है। देखिए आयोडीन जो होता है, जितना समुद्र की तरफ जाएंगे तो
आयोडीन समुद्र से मिलने वाला एक मिनरल होता है, नमक से मिलने वाला मिनरल होता है। और जितना हम पहाड़ों पर जाएंगे तो आयोडीन की कमी होती चली जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्रों पर गॉइटर की बीमारी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी पहले, लेकिन जब से सरकार ने प्रोग्राम चलाए अलग अलग, तो अब ये बीमारी बहुत कम मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक? क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवॉर्म या दादिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए फाइलेरिया जो बीमारी होती है मादा क्यूलेक्स फैलाती है। अब आप जानते हैं कि मादा एनाफिलीज होती है, एक एडीज मच्छर होता है और एक क्यूलेक्स। 3 तरह के मच्छर बहुत ज़्यादा इंडिया में पाए जाते हैं। तो मलेरिया जो होती है मादा एनाफिलीज मच्छर फैलाती है, और एडीज जो होता है डेंगू को फैलाता है, मादा एडीज डेंगू फैलाती है, और क्यूलेक्स जो होता है ये फाइलेरिया को फैलाती है। फाइलेरिया एक प्रोटोजोन होता है, प्रोटोजोन होता है एक बाउचेरिया बेइंगक्राफ्टी। इसके संक्रमण के कारण जब ये मच्छर संक्रमित मच्छर काटता है तो ये हमारी जो फाइलेरिया जो होती है लिम्फ ग्लैंड में चली जाती हैं, और इससे होने वाली बीमारी को फाइलेरिया, यानी कि इससे क्या होता है लिम्फ ग्लैंड्स जो होती हैं लिम्फेटिक्स, उनमें रुकावट हो जाती है, लिम्फ वहाँ पे बह नहीं पाता, रुक जाता है। इस कारण से एक बीमारी जिसको हम हाथी पाँव यानी कि एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं या फाइलेरिया कहते हैं, ये बीमारी हो जाती है। धन्यवाद। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्तनधारी इसमें से यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी में यूरिया कहाँ बनता है? आप सभी को पता है कि यूरिया जो है गुर्दे यानी कि वृक्क किडनी में बनता है। और प्लीहा क्या काम करता है? प्लीहा यानी कि तिल्ली, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, ये हमारे जो पित्त होता है उसको फिल्टर करता है। जो हमारे जो प्लीहा जो होता है, जो लिम्फ होता है, लिम्फ को फिल्टर करता है। मूत्राशय क्या काम करता है? यानी कि मूत्राशय यूरिन ब्लैडर, यूरिन को होल्ड करता है, स्टोर करके रखता है। यकृत, लीवर के तो बहुत काम है, आप सभी जानते हैं। तो स्तनधारी जो यूरिया बनाते हैं वो गुर्दे में बनाते हैं। इलियम किसका भाग है? देखिए अगर हम आंतों की बात करें, छोटी हमारी जो आंत होती है इंटेस्टाइन 2 तरह की होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लार्ज इंटेस्टाइन। तो इलियम जो है ये छोटी आंत का भाग होता है, आप ध्यान रखिएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है 3 पार्ट में होती है, ड्यूडेनम, जूजेनम और इलियम, ध्यान रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए छांट रहे हैं जो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आए, तो पूरा वीडियो आप देखते रहना दोस्तों, और शेयर ज़रूर करिएगा। और कोई कमी रह जाए तो उसमें कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर किया करें चैनल को। और देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? प्लेसेंटा जो होता है आप सभी जानते हैं क्या काम करता है? प्लेसेंटा भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करता है और उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको शरीर से बाहर ले जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बताने की जरूरत नहीं है। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी तंतु की मास्टर ग्रंथि है? यानी कि जो हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, उसकी मास्टर ग्लैंड्स कौन सी होती है? तो अलग अलग जो हार्मोन ग्लैंड्स होती हैं उनकी मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो दिमाग में होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है अग्नाशय, थायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल। तो अग्नाशय आप जानते हैं स्टमक, और पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड्स होती है सभी हमारी जो हार्मोनल ग्लैंड्स होती है इसके फंक्शन को कंट्रोल करती है। थायराइड गले में होता है थायराइड ग्लैंड्स, और एड्रिनल ग्लैंड्स होती है किडनी के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं उससे होती है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्न कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का ऑन्कोटिक प्रेशर बनाए रखता है? देखिए हमारे जो ब्लड में कुछ प्रोटीन होते हैं, ग्लोबिन्स होते हैं, एल्बुमिन होते हैं, तो इसमें देखिए ऑन्कोटिक दबाव जो बनाए रखता है एल्बुमिन प्रोटीन जिम्मेदार होता है, ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन में मेरे आंसर में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है या कुछ गड़बड़ लग रही है तो कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी जो कमेंट हैं वो वेलकम है उनका। और थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, किसके द्वारा स्रावित होता है? आप जानते हैं थायराइड के द्वारा।
और वसा के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक है? आप सभी को पता है कि वसा जो होती है, इसमें ऑप्शन दिए हुए एमाइलेज और लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन। तो एमाइलेज जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट, जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको डाइजेशन करता है। लाइपेज जो होता है वसा यानी कि फैट को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन के पाचक एंजाइम हैं, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम हैं। फिर वही क्वेश्चन फिर से घुमाकर पूछा है, वसा के पाचन में मददगार किवड़क कौन सा है? यानी कि वो एंजाइम को ही हिंदी में किवड़क लिख दिया, तो आप जानते हैं कि लाइपेज। और एक क्वेश्चन है, डायबिटीज इंसिपिडस किस हार्मोन की कमी से होता है? मैं पहले भी बता चुका हूँ, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन्स की कमी से होता है। इसको वैसोप्रेसिन भी बोल देते हैं, ध्यान रखिएगा। और किस ताप पर एंजाइम, हमारी बॉडी के जो एंजाइम्स होते हैं किस ताप पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं? तो एंजाइम्स को थोड़ा सा हायर टेम्परेचर चाहिएगा, तो ये 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। इससे लोअर पे क्या होता है, एंजाइम्स निष्क्रिय हो जाते हैं, और एंजाइम निष्क्रिय होने पर जो भी प्रक्रिया है वो कम हो जाती हैं। इसी कारण क्या होता है कि जब हम बैक्टीरिया कोई भी चीज़ ठंडे टेम्परेचर में रख देंगे, तो वो जैसे कि आप कोई भी चीज़ है, भोजन है, उसको आपने फ्रीज में रख दिया, तो उसमें मौजूद जो बैक्टीरिया है उनके एंजाइम्स लो टेम्परेचर के कारण एक्टिव नहीं रह पाते, तो चीज़ जो खाने की चीज़ है वो ख़राब नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन है कि वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? 7 मीटर लंबा होता है, ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से केवल रिपीट कर रहा हूँ, 6 से 8 लीटर तक की होती है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? ऑप्शन दिया हुआ बायां अलिंद, फेफड़ा, दायां अलिंद, फुफ्फुस, धमनी। तो आप सभी को पता है जो लेफ्ट एट्रियम होता है यानी कि बायां अलिंद जो होता है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और बहुत अच्छा क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं, मानव शरीर जो मानव आरबीसीज का जीवन काल, आरबीसी जो होती है उसका लाइफ स्पैन कितना होता है? 120 दिन होता है यार, याद रखिएगा। और वह स्थान जहां आरबीसीज बनती हैं तो वो लाल अस्थि मज्जा है, ध्यान रखिएगा। और कुछ ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए सवाल हैं, सार्वत्रिक रक्तदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर वो ब्लड ग्रुप को कहते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर, जो सभी का ब्लड ले सकता है लेकिन अपना केवल अपने को ही देगा, तो वो ए बी ब्लड ग्रुप होता है जी, ध्यान रखिएगा। रक्त का कार्य क्या है? रक्त ऑप्शन दिया हुआ है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना, जी ये भी सही है, कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाता है। शरीर के सभी भागों में पोषक तत्वों को ले जाना, ये भी सही कह रहा है। संक्रमण के स्थान पर प्रतिरक्षियों को यानी कि एंटीबॉडीज़ होती हैं उनको कौन ले जाता है? ब्लड ले जाता है। तो उपरोक्त सभी विकल्प हैं, इसमें सही आंसर है रक्त का, तीनों ही रक्त के कारण हैं, तो आंसर है उपरोक्त सभी विकल्पों में सभी। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हिमेटोलॉजी का अध्ययन यानी कि हिमेटोलॉजी क्या है? हिमेटोलॉजी जो विज्ञान की एक शाखा है वो किस चीज़ का अध्ययन है? ऑप्शन दिया हुआ हड्डियाँ, रक्त, दिल, गुर्दे। तो इसका आंसर है रक्त, हिमेटोलॉजी, ध्यान रखिएगा। और शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद पहली बार आया जो इतना भी हमने वीडियो बनाई है। तो शरीर की सबसे बड़ी सीरम झिल्ली, देखिए हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनके ऊपर एक हमेशा कवरिंग होती है, वो कवरिंग से सेफ रहते हैं। जैसे कि हमारे माइंड में मेनिंजेस होती हैं, और ऐसे ही सभी ऑर्गन में एक ना एक मेम्ब्रेन होगी। अब हमारे लंग्स हैं वहाँ प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, और जो दिल है, दिल पे भी एक मेम्ब्रेन होती है, दिल एक मेम्ब्रेन में सेफ रहता है। जो सबसे बड़ी मेम्ब्रेन होती है इसको हम पेरिटोनियम बोलते हैं, ये हमारे पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इस को कवर किए रहती है, तो ध्यान रखिएगा पेरिटोनियम।